नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि क्या हमें 1 मेगावाट का विंड एनर्जी का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं। एक व्यूअर्स ने मुझे बहुत ही बढ़िया कमेंट किया था और वो पूछ रहे थे कि सर 1 मेगावाट के विंड एनर्जी के ऊपर वीडियो बनाइए ताकि हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें विंड एनर्जी फार्मिंग का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं। ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें विंड एनर्जी फार्मिंग का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं। ओके, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होने वाला है, इसके कंपोनेंट का कॉस्ट क्या होगा, इससे पावर आउटपुट कितना होने वाला है, इसका इफिशियंसी क्या होने वाला है अपने इंडियन के हिसाब से। उसके बाद इससे जो है हमें टोटल रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा और प्लांट का लाइफ क्या होने वाला है। तो ये सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ताकि आप हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या हमें ये फार्मिंग करना चाहिए या फिर नहीं। ओके, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, आयुष सिंह करके है। इन्होंने पूछा है सर प्लीज मेक वीडियो ऑन विंड मिल पावर प्लांट एंड इट्स इफिशियंसी। ओके, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये प्रश्न हो। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया है और मैंने बताया है कि क्या हमें सोलर फार्मिंग का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं, तो वहां पर आपने डिसाइड कर लिया। आज ये भी डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपको विंड मिल यानी विंड एनर्जी का फार्मिंग का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं। मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है इसका फंडामेंटल थिंग्स क्या क्या है, बेसिक चीज क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ओके, अगर देखेंगे तो ये पूरा पार्ट, जितना भी आप ये पार्ट देख रहे हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं विंड टरबाइन। विंड टरबाइन में क्या क्या आएगा तो देखेंगे तो रोटर ब्लेड आएगा, गियर बॉक्स आएगा, जनरेटर आएगा, उसका देखेंगे तो इसका जो चैम्बर है वो आएगा और उसके बाद पावर केबल्स आएगा और टावर अलग हो गया। लेकिन इतना जो पार्ट्स है, ये पूरे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं विंड टरबाइन। ओके, यहाँ इसको ये काम कैसे करता है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि विंड का स्पीड इधर से जा रहा है, हवा इधर से जा रहा है। हवा की वजह से ये जो रोटर ब्लेड है ये रोटेट करता है। जब ये रोटर ब्लेड रोटेट होता है तो इसके अंदर जो है गियर लगा हुआ है और गियर जो है ये जनरेटर से कनेक्टेड है, देख रहे हैं। तो जब ये घूमेगा तो ये जनरेटर को घुमाएगा। जनरेटर समझिए या फिर आर्मेचर समझिए, है कि नहीं। आप लोग शादी ब्याह में जब जनरेटर लेकर के आता है बिजली के लिए, लाइट जलाने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, जनरेटर जो है आर्मेचर को घुमाता है। जब आर्मेचर घूमता है तो करंट, बिजली पैदा होती है। तो पूरा सब समझिए कि फंक्शन वही है। जनरेटर घूमेगा यानी आर्मेचर घूमेगा, तो आर्मेचर घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा और इस करंट को क्या करेंगे, यहाँ केबल के माध्यम से इसको लेके आएंगे ट्रांसफार्मर में। यहां पर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो यहां से करंट आएगा, ये लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जो इसको हम लोग ग्रिड में भेज देंगे। ये इसका बेसिक फंडामेंटल चीज था जो मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब समझ लेते हैं हाउ टू इंस्टॉल 1 मेगावाट विंड पावर प्लांट। इसको हमें इंस्टॉल कैसे करना है इस चीज को समझ लेते हैं। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लेकर के आया है, हमें किन किन बेसिक चीज पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जो है ये प्लांट सेटअप करने से पहले जिस लोकेशन पर आप इस प्लांट को लगा रहे हैं उसका विंड स्पीड क्या है, पूरे 1 साल का वो पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। क्योंकि ये पूरा खेल जो है हवा के रफ्तार के ऊपर है, हवा के ऊपर है, हवा के स्पीड के ऊपर है। जितना अच्छा जो है हवा का स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है कौन सा लोकेशन है, ग्रिड एबिलिटी कितना दूर है, उसका देखेंगे विंड का स्पीड क्या है, ये बेसिक चीज है। उसके बाद इसके बारे में, इसके लिए अगर देखेंगे कि इसमें लैंड कितना रिक्वायरमेंट होगा तो समझ जाइए कि आपको जो है 1 मेगावाट का विंड एनर्जी का प्लांट इंस्टॉल करने के लिए लगभग 1.5 एकड़ से लेकर के 2 एकड़ का लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, इतना मान करके चलिए। उसके बाद आपको जो है एक छोटा सा आपको कंपोनेंट और चाहिए होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एमिनोमीटर। एमिनोमीटर का काम क्या है,
उस एरिया में अगर आप लगाइएगा तो उस एरिया में कितना स्पीड से हवा चल रही है, उस हवा के स्पीड को सेंस करेगा और आपको बताएगा कि अभी इस एरिया में इतना स्पीड से हवा चल रही है, ताकि आप एक साल में पूरा डिसाइड कर पाएंगे कि एवरेज विंड स्पीड जो है इतना होने वाला है, ताकि आपको इस प्लांट को इंस्टॉल करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ओके, एमिनोमीटर आपको चाहिए किसके लिए? तो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड स्पीड के पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए। ओके, ये सब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको अप्रूवल्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है स्टेट से एनओसी लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ग्रिड इंटरकनेक्शन का आपको अप्रूवल्स लेना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर आपको चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा ये पूरे प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी इंस्टॉल द फुल सिस्टम, यानी पूरे सिस्टम को, पूरे प्लांट को अच्छे से इंस्टॉल करेगा। ओके, उसके बाद आपको जो है विंड टरबाइन परचेस करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। ओके, तो विंड टरबाइन में क्या क्या आप यहां पर देखेंगे तो विंड टरबाइन का मैंने सिस्टम पूरा बता दिया हूं पहले। ये देखिए, ये पूरा विंड टरबाइन का सिस्टम है। ओके, ये आपको परचेस करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो है विंड टरबाइन वो परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद इसे मैंने कुछ कंपनी का नाम मेंशन किया है। देखिए, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं, पहला चीज, इसीलिए मैं कोई भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया है, आप लोग पढ़ करके समझ जाइए। ये सब ऐसी कंपनी है जो विंड एनर्जी को मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, विंड टरबाइन को मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद ग्रिड कनेक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कमीशनिंग और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग में सबसे पहले आपको ट्रायल टेस्टिंग करना पड़ेगा कि आपका जो प्लांट है वो प्रॉपर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करंट प्रॉपर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसमें कोई सेफ्टी इशू तो नहीं है कि नहीं है। ये सब चीज आपको वहां पर एनालाइज करना पड़ेगा, ये सब चीज आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर जो है, अब यहां पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि एमिनोमीटर होता क्या है, आप देख रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट, ये टूल्स, ये है एमिनोमीटर। इसका काम है विंड स्पीड को मेजर करना, विंड स्पीड का पोटेंशियल क्या है उसको मेजरमेंट करता है ये, और आपको दिखाएगा कि अभी जो है विंड स्पीड का पोटेंशियल इतना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही बेसिक चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए इसको हल्के मत लीजिए कि भाई छोटा चीज है, नहीं जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखे होंगे तो जहां एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के पास भी एमिनोमीटर लगा हुआ रहता है, जहां पे अपना विंड एनर्जी का प्लांट होता है वहां पर लगा हुआ रहता है। तो ये सब चीज जो है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है। अब यहां पर जो है थोड़ा इसके सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं क्या है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल, और यहां पर जो अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका काम क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका काम है विंड के स्पीड को मेजर करना। यही चीज को यहां पर लगाया गया है। ये हवा के स्पीड से ये घूमता रहता है और इसी में सेंसर लगा हुआ रहता है। तो जिस डायरेक्शन से हवा चलेगी उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक ये मूव कर जाएगी। अगर मान लीजिए कि एक ही डायरेक्शन इसको फिक्स कर दिया तो फिर आपको एनर्जी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये फिक्स है एक डायरेक्शन में। लेकिन आप इसमें जो है एमिनोमीटर लगा करके, सेंसर लगा करके, इसमें विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल लगा करके आप इसको 360 डिग्री में रोटेशन करेंगे ऑटोमेटिक, तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। इसलिए ये सब चीज़ इसमें लगाया जाता है, ये बेसिक चीज़ है। ओके, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक्सेस लीडर लगाया गया है, इसमें जो है लिफ्ट लगाया हुआ है, देख रहे हैं, इसके अंदर जाने के लिए आराम से इसके अंदर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें रेड कलर का केबल इसी के नीचे आएगा। उसके बाद ये टावर है, जो पूरा मेटल का टावर होता है, लोहा का टावर है, समझ रहे हैं, बहुत हेवी होता है ये। उसके नीचे जो है ये बेसिक फाउंडेशन है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया गया है और ये ग्रिड है, समझ रहे हैं। तो ये पूरा जो है समझिए टरबाइन है, और टरबाइन जो है पूरा करंट बना करके ट्रांसफार्मर में देता है, ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और ये ग्रिड में भेज देता है। तो ये इसका एक बेसिक फंक्शन है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर जो है थोड़ा इसके कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं और इसके कॉस्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो कंपोनेंट यहाँ पर देखेंगे तो रोटर ब्लेड यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर ब्लेड पिच कंट्रोल यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद रोटर ब्लेड ये यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ है। उसके बाद जनरेटर ब्रेक यहां पर लगा हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने पहले बताया, गियर बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, विंड ओरिएंटेशन कंट्रोल यहाँ पर लगा हुआ है, और ये पूरे जो पाइप दिख रहा है इसको हम लोग टावर बोलते हैं। इसके अंदर ये केबल गया हुआ है, एक्सेस लीडर गया हुआ है, इसमें लिफ्ट लगा हुआ रहता है। मान लीजिए कभी मेंटेनेंस करना पड़ गया, कभी खराब हो गया, तो कैसे जाएगा इतना, क्योंकि इसका हाइट रहता है लगभग 80 मीटर से 120 मीटर हाइट रहता है, तो यहाँ पे चढ़ते चढ़ते परेशान हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर जो है लिफ्ट लगाया जाता है ताकि आराम से इसके अंदर जा करके मेंटेनेंस कर सके। ओके, तो ये इसका बेसिक फंक्शन था। अब यहाँ पर समझ जाइए इसका कॉस्ट क्या होने वाला है। विंड टरबाइन का जो कॉस्ट है ये पूरे सिस्टम का, इसका सिर्फ कॉस्ट होने वाला है 5.5 करोड़ रुपीज। ध्यान रखिएगा, पूरा खेल इसी का है। ओके, उसके बाद टावर और फाउंडेशन का जो कॉस्ट होगा वो 1 करोड़ रुपीज होने वाला है। इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होगा केबल्स का, पैनल का, इसका कॉस्ट होगा लगभग 50,000 रुपया। कंट्रोल और मॉनिटर सिस्टम का लगभग जो है 20 लाख रुपया होने वाला है। इंस्टॉलेशन और सिविल वर्क के लिए लगभग 80 लाख रुपया होने वाला है। तो ये सारे अमाउंट को ऐड कीजिएगा तो लगभग जो है 8 करोड़ रुपया निकल करके आएगा। यानी अगर आप इसको देखेंगे तो 1 मेगावाट के विंड एनर्जी पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम 8 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, जो समझिए कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, तो ये चीज समझ गए होंगे। अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं इसको इंस्टॉल करने में हमें 8 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इसका कॉस्ट डिपेंड करेगा, थोड़ा सा देखिए इसके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करेगा, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और विंड रिसिक्योर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि मान लीजिए इसका ब्लेड जो है ना शिफ्टिंग करने में बहुत टाइम लगता है, और अगर कम डिस्टेंस रहेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ के ऊपर वेरी करता है। अब समझ जाते हैं इसका इफिशियंसी क्या होने वाला है टरबाइन का अपने इंडिया में। देखिए अपने इंडिया का जो इसका प्रैक्टिकल इफिशियंसी है वो 30 to 40% ही है। समझिए 24 घंटा का दिन रात होता है ना, तो समझिए कि 24 घंटा में ये काम करेगा कितना, 30% से लेकर के 40% ही काम करेगा। रिमेनिंग जो 70-60% है वो काम करेगा ही नहीं। ओके, पहला चीज। दूसरा, ये डिपेंड करता है विंड क्वालिटी के ऊपर, टरबाइन मॉड्यूल के ऊपर। हाँ, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा स्पीड कभी कभी हवा चलेगी तो ज़्यादा करंट बना करके दे देगी, वो चीज़ है। तो यहाँ पर जो है इसका इफिशियंसी निकालने के लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला ऐड किया है ताकि कोई भी व्यक्ति निकाल सकेंगे। इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय विंड एनर्जी पोटेंशियल। ओके, तो आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज है, 30 से 40% यही फिक्स रहने वाला है अपना इंडियन के हिसाब से। ओके, अब यहां पर समझ लेते हैं। देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा पेशेंस रख करके इसको देखिएगा क्या क्या चीज है। यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि 1 मेगावाट के विंड एनर्जी प्लांट से कितना करंट का जनरेशन होगा। इसका कैलकुलेशन जो है थोड़ा जटिल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में विंड स्पीड का जो एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो कितना है। अपने इंडिया में 27% से लेकर के 32% ही है मैक्सिमम। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर दो वैल्यू तो हम लेकर के जाएंगे नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों का एवरेज निकालेंगे। कितना होगा एवरेज निकालने के बाद, 29.5%। पहला चीज ध्यान में रखिएगा, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो निकल कर आया 29.5%, पहला पॉइंट। दूसरा समझिए, एक दिन में होता है कितना, 24 घंटा। अगर 24 घंटा को 27% निकालिएगा, आवर निकालिएगा, तो 6.5 आवर्स निकल करके आएगा। अगर 25 आवर्स को 32% में निकालिएगा आवर, तो वो हो जाएगा 7.5 आवर्स। दो वैल्यू निकल करके आया कितना, 6.5 आवर्स, और दूसरा वैल्यू आया 7.5 आवर्स। तो सिंपली क्या करना है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है, तो इसका एवरेज निकल के आएगा कितना, 7 आवर्स। हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिल गया। तीसरा, आप लोग के ऐसा समझ जाइए कि कोई विंड एनर्जी ऐसा है जो 100% इफिशियंसी के साथ काम करता है। समझ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं समझाने के लिए। मैंने यहां पर लिखा है 1 मेगावाट की विंड टरबाइन अगर 100% इफिशियंसी पर 1 घंटा चले तो 100% इफिशियंसी के साथ कोई भी चीज काम करता ही नहीं है। लेकिन हमें यहां पर समझने के लिए इस पॉइंट को डालना पड़ा ताकि आप लोग समझ पाएंगे। अगर 100% इफिशियंसी के साथ अगर टरबाइन काम करेगा, 1 मेगावाट का टरबाइन अगर 1 घंटा काम करेगा 100% इफिशियंसी के साथ, तब जाकर कितना करंट बनाएगा, 1000 यूनिट बनाएगा।
100% इफिशियंसी के साथ। लेकिन इसका इफिशियंसी कितना है हमारे इंडिया में? 30% से 40% ही है। समझ रहे हैं कितना कम है? मात्र 24 घंटा, अगर 24 घंटा में ये 30% से 40% ही काम करता है ये। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ निकल करके आ गया था। तो इसके आधार पे देखेंगे, 30% 40% के आधार पे देखेंगे तो ये 1 मेगावाट की टरबाइन जो है 300 से 400 यूनिट ही करंट बना पाएगी 1 घंटा में। समझ गए? यानी 1 घंटा में जो है विंड टरबाइन 300 यूनिट से लेकर के 400 यूनिट्स ही करंट प्रोड्यूस कर पाएगी। ये बेसिक चीज है इसका। तो इसके आधार पे हम लोग देखेंगे डेली कितना आउटपुट हमें मिलेगा। अगर मान लीजिए 300 मैं कंसीडर करता हूं तो दिन का हमारे आवर्स कितना है? 7 घंटा। तो 300 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, कितना निकल के आएगा? 2100 यूनिट निकल करके आएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि 400 यूनिट मिलता है 1 घंटा में, तो 400 को मल्टीप्लाई कीजिए 700 से, कितना हो जाएगा? 2800 यूनिट। यानी दिन भर में, यानी एक दिन का जो आउटपुट है करंट आउटपुट, वो 2100 से लेकर के 2800 यूनिट ही है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके आधार पर जब मंथली निकाल लीजिए तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63,000 हो जाएगा। अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 84,000 हो जाएगा। इसको क्या कीजिए, ईयरली में निकाल लीजिए। ईयरली में इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7.56 लाख निकल करके आएगा। उसी प्रकार इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10,08,000 यूनिट्स निकल करके आएगा। यानी हमको यहाँ पर 2 वैल्यू मिल गया है हर एक चीज में। डेली में दो वैल्यू मिला, मंथली में 2 वैल्यू मिला और ईयरली में 2 वैल्यू मिला। तो यहाँ पर 2 वैल्यू हम मानकर चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसका एक वैल्यू निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे ईयरली का। तो सिंपली क्या करना है, 7,56,000 को इसमें दोनों को जोड़ दीजिए। 7,56,000 प्लस 10,08,000 दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एवरेज ईयरली करंट जनरेशन निकल करके आएगा कितना? 8,82,000 यूनिट्स। यानी एनुअल करंट का जनरेशन जो है वो 8,82,000 यूनिट ही होने वाला है। ओके, अब यहां पर समझ लेते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में। ये जानना जरूरी है। इसी के आधार पर तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें प्लांट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ओके, तो यहां पर जो है हमने पहले निकाल लिया ईयरली जनरेशन 8,82,000 यूनिट्स। ओके, अब ये इसका आप जो इस करंट को बेचिएगा डिस्कम को, तो डिस्कम का जो प्राइस है कंपेयर टू सोलर सिस्टम इसका थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा पैसा खर्च हो रही है। ओके, इसीलिए यहाँ पर डिस्कम जो है 3.5 रुपया से लेकर के मैक्सिमम 4.5 रुपया तक देती है। लेकिन मैं समझने के लिए 2 वैल्यू लिया हूँ। हो सकता है किसी एरिया में कम हो, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो, बट मैं आपको समझाने के लिए इतना लेकर के चल रहा हूँ। ओके, तो इसके आधार पर जो है एनुअल रेवेन्यू निकालिएगा तो 8.82 लाख को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3.5 रुपीज से तो 30.87 लाख निकल करके आएगा। अगर मान लीजिए कि 4.5 रुपया कंसिडर करते हैं तो 8.82 को मल्टीप्लाई कीजिए 4.5 से तो 39.69 लाख निकल करके आएगा। ये तो हो गया हमारा एनुअल रेवेन्यू, इतना से इतना। लेकिन इस प्लांट को मेंटेनेंस करने में हमें खर्च आएगा, प्लांट को ऑपरेट करने में खर्च आएगा। तो उसके लिए जो है हमें ईयरली 5 लाख रुपीज मेंटेनेंस के लिए रखना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करना है, जो रेवेन्यू आया था उसमें से मेंटेनेंस को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होगा वो होने वाला है 25.87 लाख। ओके, दूसरा वैल्यू अगर इसमें से 5 माइनस कीजिएगा तो 34.96 लाख रुपीज आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा हर एक साल। आपने जरा सोच के देखिए, आपने पैसा इन्वेस्ट कितना किया? 8 करोड़ रुपीज आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको मिल कितना रहा है? 25 लाख से लेकर के 35 लाख रुपया मिल रहा है मैक्सिमम। तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस जो है उचित नहीं है, छोटे मोटे लोगों के लिए है ही नहीं। ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है। चलो ठीक है, अथाह पैसा है उसके पास, लगा करके छोड़ दिया, अपना मतलब पैसा आ रहा है कि नहीं? उन लोगों के लिए है। लेकिन चाहेंगे छोटा मोटा जिसके पास 10 लाख 12 लाख या 15 लाख जिसके पास 8 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया है, अगर वो चाहेंगे कि इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करें तो समझिए कि वैसे लोग बर्बाद हो जाएंगे, इसमें प्रॉफिट ही देखने को नहीं मिलेगा। ये तो मैं बताया हूं कि अगर आप बैंक से लोन नहीं लेते हैं तब, समझ रहे हैं। लेकिन अगर बैंक से अगर लोन लीजिएगा तो फिर आपको कुछ भी बचने वाला नहीं है।
कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो फार्मिंग का बिजनेस है ये उचित नहीं है। बाकी आपके ऊपर है लगाना नहीं लगाना। उसके बाद जो है इसके लाइफ साइकिल में समझ लीजिए कि इसका लाइफ क्या होने वाला है। ओके, तो जिस तरह से सोलर पावर प्लांट जो है पूरे 25 साल तक काम करता है सोलर पावर प्लांट, तो उसी प्रकार जो है विंड एनर्जी जो है ये भी इसका ऑपरेशनल लाइफ जो है 20 ईयर से लेकर के मैक्सिमम 25 ईयर्स तक ही रहने वाला है। तो लगभग जो है दोनों का सिमिलर है। सोलर पावर प्लांट का भी लगभग 25 साल तक चलता है और विंड एनर्जी भी 25 साल तक चलता है, तो दोनों का लगभग सिमिलर है। तो देखेंगे प्लानिंग और अप्रूवल्स के लिए 1 से 2 साल का समय जाएगा, जो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखिएगा इसको इंस्टॉल करने के लिए तो 6 महीना से साल भर का समय चला जाएगा। ये ऑपरेशनल जो है 25 ईयर्स तक मैक्सिमम रहेगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को एक मन में प्रश्न उठेगा कि सर इसका हाइट कितना होता है कि नहीं है। तो अगर आप कॉमर्शियल लेवल पे लगाते हैं, बिजली बेचने के लिए लगाते हैं, इसका फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं ये कॉमर्शियल के लिए, तो इसका हाइट जो है विंड एनर्जी का वो 80 मीटर से लेकर के 120 मीटर्स इसका हाइट होता है। ओके, तो मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से आप लोगों के सामने रखा है। यदि हमारे व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।